बच्चों, मैं विनीत पांडे आपका हिंदी अध्यापक आज आपके क्लास कक्षा 10 का एक पाठ व्याकरण का पाठ पद परिचय लेकर उपस्थित हूँ। इसमें 8वां अध्याय है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप पढ़ते आए हैं। संज्ञा क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएं कि किसी भी नाम वाली वस्तु को संज्ञा कहते हैं। नाम कोई भी हो, आपके आसपास जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान है या प्राणी हैं, उन सभी का नाम ही संज्ञा है, यानी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ शब्द और पद है क्या, पद क्या है, शब्द क्या है? तो शब्द वे समूह हैं, वे इकाइयाँ हैं जो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, यानी सार्थक वर्णों का समूह जो एक अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, है ना। वाक्य में से परे शब्द कहलाते हैं, यानी शब्द का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है, लेकिन पद जो है ये वाक्य का अंग होते हैं, वाक्य का भाग होते हैं, है ना। पद क्या है? ये व्याकरण के नियमों के अंतर्गत वाक्य में के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से अनुशासित जब यही शब्द हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पद कहते हैं। शब्द ही पद कहलाते हैं, लेकिन जब वे व्याकरण के नियम के अंतर्गत नियमबद्ध हो जाते हैं तो शब्द और पद में ये अंतर है। अब पद भेद, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वह तेज़ दौड़ता है, वे तेज़ दौड़ते हैं, तो इनमें जो है पदों का अंतर है। वह, वे, ये सब सर्वनाम हैं। राम है, रहीम है, मोहन है, ये सब संज्ञाएं हैं। तो शब्दों का भेद होता है अलग अलग। ये शब्द जो है विकारी अविकारी दो तरह के होते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। ये चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें इन कारकों के कारण या लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक पांचवा है निपात। तो शब्द भेद जो 9 हैं, उनमें से पहले 4 जो हैं वो विकारी हैं और दूसरे 5 जो हैं वो अविकारी हैं। अब संज्ञा हमने आपको बता दिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं जैसे मुंबई है, स्थान का नाम है, दिल्ली है, स्थान का नाम है ना। ईमानदारी है, ये एक भाव है, और पुस्तक है, ये एक वस्तु का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण, दोष, भाव आदि को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के अंतर्गत 2 और संज्ञाएं आती हैं जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहलाती हैं। यहाँ कुछ और भी संकेत दिए गए हैं, जैसे संज्ञा शब्द प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होते हैं। प्राणीवाचक जैसे लड़का, औरत, गाय, बूढ़ा, यानी जिनमें प्राण होता है। अप्राणीवाचक जैसे मेज, कुर्सी, पेंसिल, किताब आदि, ये अप्राणीवाचक हैं। इसके अलावा दूसरा है संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय होते हैं। गणनीय और अगणनीय यानी जैसे कि सेब, केला, पुस्तक आदि, ये गणनीय हैं। अगणनीय जैसे दूध, पानी, अन्न आदि, अनाज आदि, सोना, चांदी आदि, ये अगणनीय हैं, इनको तौला जाता है। यानी कह सकते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तीसरा है संज्ञा शब्द वाक्यों में कर्ता, कर्म, पूरक आदि रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रमेश पढ़ रहा है तो रमेश कर्ता है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक कर्म है, रामदीन बूढ़ा है तो बूढ़ा शब्द पूरक है। चौथा इसमें पॉइंट है, संज्ञा पदों का प्रयोग परसर्ग सहित और परसर्ग रहित भी होता है। परसर्ग क्या होते हैं? यानी जैसे ने,
जो विभक्ति चिन्ह है वो परसर्ग कहलाते हैं, है ना। जितने भी कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह है वो परसर्ग कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। जैसे सोहन ने खाना खाया तो ने परसर्ग है। दिनेश को बुलाओ तो दिनेश परसर्ग है। राधा के लिए खाना लाओ के लिए शब्द जो है परसर्ग है। बादल गरज रहे हैं, ये परसर्ग रहित है, इसमें परसर्ग नहीं है। रमा सो रही है, इसमें भी परसर्ग नहीं है। तो ये शब्द जो है संज्ञा शब्द परसर्ग सहित और परसर्ग सहित दोनों होते हैं। रहित और सहित, रहित मतलब के बिना और सहित मतलब के साथ। पांचवा है संज्ञा शब्दों के पहले विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह मीठा आम खा रहा है, तो आम संज्ञा है, उससे पहले मीठा शब्द ये विशेषण है। पेड़ पर रंग बिरंगी तितली बैठी है, तो रंग बिरंगी विशेषण है, तितली संज्ञा है। इस प्रकार से ये संज्ञा के कुछ नियम हैं, कुछ गुण हैं। अब संज्ञा भेद हमने बताया आपको, मुख्यतः 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो क्या है ये अलग अलग? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जैसे रामायण, जैसे महाभारत, कामधेनु, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, मद्रास आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द क्या हैं? वे शब्द होते हैं जो भाववाचक संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, मापतौल, दशा, अवस्था आदि का वर्णन करते हैं। जैसे सुंदरता है, स्वतंत्रता है, लंबाई है, वीरता है आदि, बचपन है, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, जैसे गाय, बिल्ली, भैंस, जैसे पुस्तक, जैसे पहाड़, पेड़, नदियाँ, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं। क्या हैं ये? समूहवाचक संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध कराते हैं। जैसे भीड़, लोगों का समूह, दल, लोगों का समूह, दरबार, लोगों का समूह, सेना, सैनिकों का समूह, कक्षा, विद्यार्थियों का समूह। तो समूह वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, द्रव्य यानी पदार्थ, तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, पानी, दूध, ऊन आदि। अब कैसे भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है उन्हें देखिए। तो ये 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञाओं से पहला, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और 5वां अव्यय से। तो पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे आलसी है तो आलस्य, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। संग है तो संगत, क्षत्रिय है तो क्षत्रियत्व, पंच है तो पंचायत, अमर है तो अमरत्व, सुजन है तो सुजनता, सौजन्य, या फिर रंग है तो रंगत, रंगीन, साधु है तो साधुत्व या साधुता, पशु है तो पशुता या पशुत्व आदि। दूसरा है सर्वनाम से, जैसे आप से आपा, दो से द्वित्व, तत् से तत्व, सर्व से सर्वस्व, एक से एकता आदि। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे? जैसे अनुचित है तो अनौचित्य, अमीर है तो अमीरी, मधुर है तो मधुरता या माधुर्य, लोभी है तो लोभ, भूखा है तो भूख। इसी प्रकार क्रिया से, जैसे बनाना तो बनावट, घबराना तो घबराहट, लिखना तो लिखावट, बौखलाना तो बौखलाहट, सजाना तो सजावट, भिड़ना तो भिड़ंत आदि। नेक्स्ट है अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञाएं।
जैसे मना, मनाही, निकट, निकटता, समीप, सामीप्यता, बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, अंदर, आंतरिक, या फिर शीघ्र, शीघ्रता आदि। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष दिए हुए हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। जब किसी व्यक्ति विशेष के गुणों के कारण उसके नाम का प्रयोग उसी के समान गुण दोष वाले व्यक्ति समुदाय के लिए किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। जैसे आज हर तरफ रावण नज़र आते हैं, तो रावण यहाँ पे क्या है, रावण जो है ये यद्यपि एक नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो जाति बन गई है। रावण बन जाते हैं, नज़र आते हैं। आज हर घर में विभीषण नज़र आते हैं। जयचंदों के कारण हमें कई बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो यहाँ जो रावण शब्द है, जयचंदों शब्द है, विभीषण शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये उनकी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं। जब कोई संज्ञा किसी संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेताजी ने कहा, अब यहाँ नेताजी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी, नेता शब्द वैसे जातिवाचक है, लेकिन यहाँ नेताजी किसी विशेष व्यक्ति के लिए यानी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा जी, तो महात्मा जी कौन, महात्मा गांधी। शास्त्री जी, शास्त्री उपाधि है, लेकिन शास्त्री किसको कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। लाला जी देश के लिए शहीद हो गए, तो यहाँ लाला जी कौन, लाला लाजपत राय। तो ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि वे जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे आज हमारे देश में अनेक पहनावे हैं, तो पहनावे शब्द क्या है, ये जातिवाचक है। ये भाववाचक था पहनावा, इसमें बहुवचन करके पहनावे कर दिया गया। कल दोनों दलों में बहुत पथराव हुआ, तो पथराव शब्द यद्यपि भाववाचक है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग जातिवाचक की तरह हुआ है। अब अगला है विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग। विशेषण भी संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं। कैसे, आलसी कभी उन्नति नहीं करता, तो उन्नति शब्द यहाँ पे, आलसी शब्द जो है ये विशेषण है, आलस्य है ना, भाववाचक संज्ञा है, तो उसका प्रयोग संज्ञा, विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह हुआ है। गरीब सदैव पीड़ित होते हैं। अनाड़ी, गरीब, आलसी, ये सभी शब्द क्या हैं, विशेषण होते हुए संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। क्रिया का संज्ञा के रूप में प्रयोग, क्रियाएं भी संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती हैं। जैसे तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ तैरना शब्द, जैसे इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म आगे प्रयुक्त हो जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिया शब्द संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। लेना देना, तो जीवन में चलता ही रहता है, तो लेना देना यहाँ क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। अब स्टूडेंट, संज्ञा पद का व्याकरणिक परिचय। अब आपने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगर आपको कहा जाए, एक वाक्य दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें संज्ञा शब्द का पद परिचय क्या है, तो आप कैसे बता सकते हैं, उसको देखिए। जैसे यहाँ उदाहरण है, राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ राहुल शब्द संज्ञा है ना, कक्षा शब्द संज्ञा है, ये दोनों शब्द संज्ञा है। तो इनको देखिए कैसे आप इनको बता सकते हैं कि ये इनका पद परिचय क्या है। तो पहला, राहुल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है इस वाक्य का, और इसकी क्रिया पढ़ता है। दूसरा, कक्षा शब्द भी एक संज्ञा है, जैसे ये कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है ना। और साथ ही साथ इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ स्त्रीलिंग शब्द है कक्षा, एक वचन है, और में शब्द, में परसर्ग के कारण यहाँ अधिकरण कारक भी है। अब दूसरा वाक्य है, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें
कुल मिलाकर 3 संज्ञाएं हैं। राम ने, रावण को और बाण से। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, और मारा था क्रिया से इसका संबंध है। मारा क्रिया का कर्ता है। रावण शब्द रावण को, यहाँ पे आपका कर्म कारक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चूँकि नाम है, पुल्लिंग एक वचन है और इसका भी संबंध मारा क्रिया से है। फिर ये कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बाण से जातिवाचक संज्ञा बाण है, पुल्लिंग एक वचन है और ये चूँकि साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो ये करण कारक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह देखिएगा। ये संज्ञा पद परिचय के बारे में है। संज्ञा की पूरी जानकारी इसमें दी गई है विस्तार पूर्वक। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा इस पेज पर और फिर नेक्स्ट पेज पर। अच्छी तरह इनको पढ़ लीजिएगा और वीडियो को अच्छी तरह लाइक से करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, जिससे आपको आगे का लिंक मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।